Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम कक्षा 9 का विषय विज्ञान अध्याय 3 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर का यह तीसरा भाग आप देखेंगे। इस भाग में कुछ पदार्थों के मिश्रण को सेपरेट करने की विधि के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके पहले वीडियो में कुछ पदार्थों के मिश्रण के सेपरेट होने की विधि के बारे में चर्चा किया गया था, जिसमें आपको 4 विधि बताया गया था। और 5वां जो विधि है हम इस वीडियो में देखेंगे। 5वां जो विधि आपका है क्रोमेटोग्राफी विधि बोलते हैं। क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा हम किस प्रकार के मिश्रण को हम सेपरेट करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसका जो मूल सिद्धांत है, किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक कोई मिश्रण है, रंगीन यौगिक है जिसमें 2 प्रकार के रंगों का मिश्रण है, तो उसको हम क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा उन रंगों को हम सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं किसी सूखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से। जब पानी या किसी भी विलयन के कण ऊपर की ओर 2 अलग अलग रंगों के साथ जाते हैं तो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं। तो यह क्रोमेटोग्राफी के द्वारा किसी रंगीन यौगिक जो मिश्रण के रूप में है उसको हम किस प्रकार सेपरेट करते हैं। इसका एक विधि यहाँ पे दिया गया है कि एक कागज़ की पट्टी है जिस पर पेंसिल से आप देखेंगे एक मार्क चिन्हित किया गया है, लाइन ड्रॉ किया गया है। उस लाइन के मध्य भाग में हम स्याही का निशान लगा देते हैं जो आपका मिश्रण के रूप में होगा। अब हमारे पास एक शीशे का जार होता है, उस जार में हम पानी लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, जो यह पेपर है इस पेपर को हम उस जार में स्टैंड करते हैं और एक कांच की छड़ से उसको दाब देते हैं। और उसके बाद से जो हमने पेंसिल का जो चिन्ह जो लाइन ड्रॉ किया है वो पानी के कुछ ऊंचाई पर यानी कुछ ऊपर ही रहता है और नीचे का भाग पानी के संपर्क में रहता है। ठीक है, तो ये इसका विधि है। इस विधि के द्वारा हम किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक के रंजित कणों को हम पृथक कर सकते हैं। तो ये आपका क्रोमेटोग्राफी विधि है। इसका अनुप्रयोग क्या होता है कि रंग को पृथक करने के लिए किया जाता है। क्लोरोफिल से पिगमेंट पृथक करने के लिए किया जाता है। खून से ड्रग पृथक करने में उपयोग किया जाता है क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा। इसके बाद से हमारा आता है आसवन विधि। आसवन विधि के द्वारा हम किस प्रकार के मिश्रण को हम सेपरेट करते हैं, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो इसका मूल सिद्धांत हम जान लेते हैं कि मूल सिद्धांत क्या होता है आसवन विधि का। इसमें 2 कंपोनेंट के बीच हम इसमें 2 कंपोनेंट अलग अलग लेते हैं। दोनों कंपोनेंट जो होता है द्रव की अवस्था में होता है, के बीच एक का क्वथनांक यानी जो कंपोनेंट हम लेंगे दोनों अलग अलग, उसमें एक का क्वथनांक दूसरे के क्वथनांक से कम होना चाहिए।
तभी हम उसको सेपरेट कर सकते हैं आसवन विधि के द्वारा। तो इसमें दो कंपोनेंट के बीच एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। ये विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है। अब जैसे उदाहरण के लिए इसको आप समझिए, जब पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म किया जाता है, पानी और एसीटोन का हम मिश्रण लेते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जो एसीटोन जो होगा उसका जो क्वथनांक जो होगा पानी के क्वथनांक से क्या होता है, कम होता है। इसलिए जब उसके मिश्रण को जब हम गर्म करेंगे तो एसीटोन का क्वथनांक आपको पहले बताया गया कम होता है। गर्म जब करते हैं तो एसीटोन क्या होता है, वाष्पित होने लगता है और ट्यूब में चला जाता है, जैसे यहाँ फिगर के माध्यम से आपको दिखाया गया है। और जहाँ फिर क्या होता है, द्रव में बदल जाता है। इस प्रकार एसीटोन बीकर में एकत्र हो जाता है और पानी फ्लास्क में ही रह जाता है। अब इसके लिए ये है कि एक प्रयोग यहाँ पे एक आसवन फ्लास्क लिया गया है। इस आसवन फ्लास्क में पानी और एसीटोन का मिश्रण है और इसमें एक थर्मामीटर लगाया गया है। उसके बाद से ये ट्यूब है, इस ट्यूब को एक बीकर से जोड़ा गया है और इस ट्यूब के ऊपर एक जल संघनन बनाया गया है, जिसमें जल प्रवेश कराया जाता है, ठंडा जल प्रवेश कराया जाता है और जल निकासी का ऊपर बना हुआ है। जब एसीटोन जो होता है वाष्प बनकर ऊपर उठता है तो वह ट्यूब के माध्यम से वह जल संघनन से होके गुजरता है, जिसके कारण क्या होता है, जल संघनन यानी संघनन के कारण जो वाष्प है वह द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वह बीकर में एकत्र हो जाता है एसीटोन। तो इस तरीके से द्रव के रूप में जो जल और एसीटोन है के जो मिश्रण है, उस मिश्रण से हम एसीटोन को सेपरेट कर सकते हैं आसवन विधि के द्वारा। ठीक है। अगला हमारा विधि है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण का हमारा मूल सिद्धांत क्या है? किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए सबसे पहले इसको क्या कहता है, किसी उपयुक्त विलयन में उसको घोलना होता है और क्रिस्टलीकरण द्वारा एक जो कंपोनेंट को होता है उसको पृथक करना। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को, जैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो अशुद्ध के रूप में है, पहले सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। गर्म करके विलयन को पृथक किया जाता है। यानी कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है उसको सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलेंगे और फिर उसे गर्म करेंगे और गर्म करके उसे विलयन को क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। ठीक है। जो विलयन बनता है, ठीक है ना, यानी जो विलयन बना था उसको हम पूरी रात क्या करते हैं, छोड़ दिया जाता है। ठीक है। अतः केवल शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं, केवल शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं। और जबकि यह जो अशुद्धियाँ जो होता है वह सल्फ्यूरिक अम्ल में ही क्या होता है, रह जाता है। फिर इस विलयन को हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर की सहायता से छान लिया जाता है और शुद्ध क्रिस्टल को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम किसी मिश्रण से अशुद्धियों को हम दूर कर लेते हैं क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा। इसके बाद से वाष्पीकरण से क्रिस्टलीकरण क्यों अधिक बेहतर है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो निम्न कारणों से उत्तम होता है। जैसे कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं
या कुछ गर्म करने पर चीनी के समान क्या है, झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह सकती हैं। वाष्पीकरण होने पर यह अशुद्धियाँ ठोस को संदूषित कर सकती हैं। ठीक है। उपयोग में क्या होता है कि समुद्री पानी से नमक को साफ करना, ठीक है, क्रिस्टल को पृथक करना, जैसे कॉपर सल्फेट फिटकरी, जिन क्रिस्टल में अशुद्धियाँ विद्यमान होती हैं। ठीक है। वाष्पीकरण के द्वारा भी हम मिश्रण को सेपरेट करते हैं। उसके लिए क्या होता है कि जैसे मान लो कोई विलयन है, जैसे पानी और नमक, ठीक है ना। जैसे पानी, हमने एक बीकर में पानी लिया, उसमें हमने नमक को ऐड कर दिया, तो इसका एक नमक का विलयन तैयार हो जाता है। तो उसको हम वाष्पीकरण विधि के द्वारा उसको सेपरेट कर सकते हैं, यानी उससे नमक को हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि एक चीनी प्याली लेते हैं, उस चीनी प्याली में उस नमक की विलयन को लेंगे और उसको गर्म करेंगे। तो जब गर्म करेंगे तो जो पानी होता है वाष्प बन के ऊपर उठ जाता है, यानी ऊपर वातावरण में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, और लास्ट में हमको एक ठोस क्रिस्टल के रूप में उस चीनी प्याली में अवशेष बच जाता है। उसको कुछ समय के लिए हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तो हमको एक क्रिस्टल के रूप में हमको चीनी प्राप्त हो जाता है। तो वाष्पीकरण विधि के द्वारा भी हम उस विलयन से, ठीक है, मिश्रण को सेपरेट, यानी उस क्रिस्टल को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वाष्पीकरण से क्रिस्टलीकरण क्यों अधिक बेहतर है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया। 2 पॉइंट और उपयोग के बारे में, इसका 2 पॉइंट और उपयोग क्या है, इसके बारे में आपको बताया गया। ठीक है। इसके बाद से भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के लिए ये होता है कि जो पदार्थ होते हैं उस पदार्थों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, और ये जो परिवर्तन जो होते हैं 2 प्रकार से होते हैं। एक आपका भौतिक परिवर्तन होता है और एक आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसको हम फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन होता है कि वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, भौतिक गुण आदि तो बदल जाते हैं, परंतु रासायनिक संरचना, द्रव्यमान व गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है और न कोई नया पदार्थ बनता है। ठीक है ना। जैसे गलन, वाष्पन, क्वथनांक, जमना, आसवन, ऊर्ध्वपातन, चुम्बकन, ठीक है, आदि ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। आदि जो ये प्रक्रम जो है, सिस्टम जो आपका है, ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत ये आता है। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन था। दूसरा जो है रासायनिक परिवर्तन होता है। दूसरा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों की आणविक संरचना, रासायनिक गुण, द्रव्यमान परिवर्तित होकर नए पदार्थ बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे पदार्थों का दहन हो गया, जंग लगना, किण्वन होता है, ठीक है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, ये सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आपके आते हैं। अब इन भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में ये जो बताया जाता है, जो रासायनिक जो परिवर्तन है, इसी के अंतर्गत आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में भी बताया जाता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं।
और रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो ये तो आपको अगले कक्षाओं में पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। इसमें सिर्फ आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आपको जानना है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। इन दोनों के बीच में यहाँ पे डिफरेंस अंतर दिया गया है। भौतिक जो परिवर्तन होता है यह उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय मतलब होता है जिसे हम जो रासायनिक अभिक्रियाएं बनाते हैं उसमें आपका उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। उत्क्रमणीय जो अभिक्रियाएं जो होते हैं वे अभिक्रियाएं होती हैं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, तो उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और अनुत्क्रमणीय जो अभिक्रिया जो होता है वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, विपरीत दिशा में नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। यानी जो उत्क्रमणीय जो अभिक्रिया होता है वो दोनों दिशाओं में संपन्न, यानी अगर जिस परिस्थिति में हम अभिक्रिया कराते हैं उस परिस्थिति को अगर हटा देते हैं तो पुनः अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है। लेकिन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में ऐसा नहीं होता है। दूसरा है भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई भी नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे जल में अगर नमक घोल देते हैं तो उसका एक विलयन बन जाता है, कोई एक नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। उसको हम पुनः सेपरेट कर सकते हैं वाष्पीकरण के विधि के द्वारा। लेकिन अगर हम कागज़ को अगर जला देते हैं तो वो राख बन जाता है। ठीक है, जैसे लोहा है, लोहे को खुले वातावरण में रख देते हैं तो कुछ समय के बाद जंग लग जाता है, तो वह क्या होता है, एक नया पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन में। तीसरा जो होता है बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जा सकती है। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक रासायनिक परिवर्तन में एक बड़ी मात्रा में ऊष्मीय और प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है। उदाहरण के लिए जैसे बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसमें अगर देखा जाए लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, ठीक है, लोहे पर जंग लगना, ठीक है ना, मैग्नीशियम रिबन का जलना, ये सभी क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। तो यह आपके भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बीच अंतर था, डिफरेंस था। और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी आपको बताया गया कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो इस वीडियो में आपको कुछ यौगिकों के मिश्रण को सेपरेट करने की विधि और भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में आपको बताया गया। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें अगर किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम महसूस होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। धन्यवाद।